नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 5। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विदेशी निवेश पॉलिसी की समीक्षा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में निवेश की राह में आ रही दिक्कतों को दूर करने पर चर्चा होने की उम्मीद है और सूत्रों का यह भी कहना है कि बैठक में प्रिंट और रिटेल कंस्ट्रक्शन में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने पर भी चर्चा हो सकती है। इसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली और वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल होंगे। बैठक में वाणिज्य मंत्रालय एफडीआई पॉलिसी पर प्रेजेंटेशन भी देगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड यानी कि एफआईपीबी खत्म होने के बाद इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार ने हाल ही में फूड रिटेल में 100% एफडीआई की अनुमति दी है, लेकिन मल्टी ब्रांड रिटेल के लिए सरकार एफडीआई पॉलिसी में ढील देने के मूड में नहीं दिख रही है। आलोक प्रदर्शी मेरे साथ ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। आलोक, अब से कितनी देर में बैठक यहाँ पर शुरू होने वाली है और क्या कुछ और अपडेट आपके पास है? प्रधानमंत्री कार्यालय में 6 बजे से बैठक शुरू होगी, जिसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली, कॉमर्स मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण और साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारी आएंगे। इस जो बैठक हो रही है काफी अहम इसलिए है क्योंकि सरकार ने पिछले साल जो एफडीआई रिव्यू किया था और कई सारे सेक्टर्स को खोला था, उसके बावजूद भी कई सारी ऐसी सेक्टर्स हैं जहां पर रिस्पॉन्स सेक्टर तो वहां पर रिस्पांस नहीं मिल रहा है। और जबकि रियल एस्टेट सेक्टर में एक तरह से कहें तो 100% एफडीआई है। हालांकि ये कोशिश की जा रही है कि जो अंडर डेवलप्ड प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर भी एफडीआई आ सके, क्योंकि अभी तक ये शर्त है कि डेवलप्ड एरिया में ही इन्वेस्टमेंट हो सकता है, विदेशी निवेश हो सकता है। लेकिन अब ये कोशिश की जाएगी कि अगर रिव्यू में हो सका तो अंडर डेवलप्ड प्रोजेक्ट के लिए भी एफडीआई दी जाए। इसके अलावा जो रिटेल सेक्टर है वहां पर भी बात ये चल रही है कि रिटेल सेक्टर जो सिंगल ब्रांड रिटेल है वहां पर 100% एफडीआई, लेकिन 49% के बाद सरकार की नॉडिंग की जरूरत होती है। तो यहाँ पर ये बात चल रही है कि रिटेल में जो सिंगल ब्रांड रिटेल है वहां पर 100% ऑटोमेटिक रूप से हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा मल्टी ब्रांड रिटेल की जहां तक बात है, मल्टी ब्रांड रिटेल को लेकर सरकार की पॉलिसी अभी भी झुलमुल रही है काफी दिनों से। हालांकि सरकार के कह सकते हैं बीजेपी का जो वो था घोषणा पत्र था, वहां पर मल्टी ब्रांड रिटेल का विरोध किया गया था, लेकिन सरकार कई सारे शर्तों के साथ इस सेक्टर को भी खोल सकती है। तो ये तमाम जो एजेंडे हैं आज की बैठक में रिव्यू को लेकर हैं। प्रिंट मीडिया भी वहां पर है, प्रिंट मीडिया में भी 49% का एफडीआई है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ देख सकते हैं कि कुछ ढील दी जा सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक प्रदर्शी इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए, और इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखें। तमाम अपडेट्स हम आपसे लगातार यहां पर लेते रहेंगे। इनकम टैक्स विभाग ने ऑपरेशन क्लीन मनी का दूसरा फेज शुरू कर दिया है। आईटी विभाग ने 5,56,000 ऐसे नए लोगों की पहचान की है जिनकी कैश डिपॉजिट के साथ उनका प्रोफाइल मेल नहीं खा रहा। विभाग ने ऐसे 1,04,000 लोगों की पहचान की है जिन्हें ऑपरेशन क्लीन मनी अभियान के पहले फेज में ई वेरिफिकेशन के दौरान कैश डिपॉजिट को छुपाया था। इन सभी लोगों को ईमेल और एसएमएस के जरिए जवाब देने को कहा गया है। नोटबंदी के दौरान संदेहास्पद लेन देन करने वालों के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आईटी विभाग ने ऐसे 30,000 लोगों को स्क्रूटनी का नोटिस भेजा है। इन लोगों ने वित्त वर्ष 2015-2016 का रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल किया था। सरकार ऐसे लोगों की पहचान कर रही है जो लोग नोटबंदी के पहले अपनी इनकम को कम करके दिखा रहे थे। रेलवे ने ऑल इन वन ऐप रेल सारथी को लॉन्च कर दिया है। ये रेलवे का नया ऐप है जिस पर एक टच के जरिए यात्रियों को सभी जरूरतें मिल सकेंगी। सारथी एक इंटीग्रेटेड ऐप है जिसमें आपकी रेल टिकट बुकिंग से लेकर खाने की बुकिंग भी कर सकते हैं आप। साथ ही इसके जरिए आप शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे। फिलहाल ये ऐप सिर्फ एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, लेकिन जल्द ही इसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। अभी तक रेल मुसाफिरों को रेलवे से जुड़ी तमाम सुविधाओं के लिए अलग अलग ऐप डाउनलोड करने पड़ते थे। मसलन की टिकट के लिए आप IRCTC ऐप डाउनलोड करते थे, ट्रेन स्टेटस के लिए आपको LTIS जैसे ऐप डाउनलोड करने पड़ते थे। अब इन सब के लिए रेल सारथी ऐप आप डाउनलोड कीजिए और सारा अपडेट आप इसी पर पाइए। मैंने बजट में कहा था, बजट स्पीच में, कि हम एक इंटीग्रेटेड ऑल इंक्लूसिव ऐप बनाएंगे और वो लोगों की सुविधा के लिए रखेंगे। उसमें सभी चीजें होगी, शिकायत करने के बारे में, सेवा लेने के बारे में, कुछ सुझाव देने के उसके बारे में। और यहाँ पर तो अभी क्योंकि ये हमारी नंदा जी अभी इसको देख रही है तो शायद महिलाओं की सुरक्षिता के बारे में भी
हम लोगों ने इसमें काम किया है। तो एक बटन दबाकर सिर्फ बाय जस्ट नॉट इवन बटन, बाय जस्ट टचिंग अ स्क्रीन यू विल बी अलर्टिंग द एंटायर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट। और देखिए कि अगर आपको या किसी को भी कोई बीमारी ऐसी हो जाए जिसका इलाज कराना, जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो समाज में उसे भगवान का दर्जा मिलता है, लेकिन हेल्थ सेक्टर में जिस तरह की धांधली चल रही है उससे हर आदमी परेशान है। डॉक्टरों की लूट अब बंद होने वाली है। सबसे पहला कदम महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने उठाया है। सरकार एक ऐसा कानून बनाने जा रही है जिससे मेडिकल सेक्टर में धांधली रुकेगी। महाराष्ट्र में मरीजों को बड़ी राहत की तैयारी। हेल्थ सेक्टर में धांधली पर कसेगी नकेल। नहीं बच पाएंगे कमीशन खोर डॉक्टर। पकड़े जाने पर खानी पड़ेगी जेल की हवा। अपने मर्ज को लेकर पहले ही परेशान लोगों की मुश्किल और बढ़ा देती है डॉक्टरों की चालबाजी। कभी गैर जरूरी टेस्ट लिख देना तो कभी अपने कमीशन के लिए दूसरे डॉक्टरों को केस रेफर कर देना। ऐसी ही अनएथिकल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार एक नया कानून लाने जा रही है। फडणवीस सरकार की योजना डॉक्टर्स के अलावा हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर, मेडिसिन स्टोर सभी को एक दायरे में लाने की है, जहां से अनएथिकल प्रैक्टिस की संभावना होती है। महाराष्ट्र सरकार की योजना सिर्फ डॉक्टरों पर लगाम लगाने की नहीं है, वो हेल्थ सेक्टर में चल रहे इस तरह के सभी धांधली पर रोक लगाने जा रहे हैं। इसलिए एलोपैथिक के साथ साथ होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यहाँ तक कि यूनानी चिकित्सा को भी इस कानून के दायरे में लाया जाएगा। नए कानून के लिए महाराष्ट्र सरकार ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है जो हेल्थ सेक्टर में कहां-कहां अनएथिकल प्रैक्टिस चल रहा है और इस पर कैसे शिकंजा कसा जाए, इस पर एक रिपोर्ट तैयार कर रही है। कमेटी पूरे मामले में 24 जुलाई तक सरकार को अपना रिपोर्ट सौंपेगी। उम्मीद की जा रही है कि ये कानून अगले 2 से 3 महीने में तैयार हो जाएगा। सिल्की सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात बाजार की कर लेते हैं। तो शुरुआती कारोबार में निफ्टी 9900 के स्तर के ऊपर खुला, लेकिन ऊपरी स्तरों पर बाजार नहीं टिक पाया। कारोबारी सत्र के आखिरी घंटे में बाजार में अच्छी रिकवरी देखने को मिली और सेंसेक्स, निफ्टी फ्लैट बंद हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ी खरीदारी रही। हेल्थ केयर, बैंक और तेल गैस कंपनियों के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। वहीं कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में बिकवाली रही। अगर हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 2% की तेजी दिखी। वहीं इस हफ्ते तेल गैस इंडेक्स में 4% से ज्यादा की बढ़त रही। आरबीआई की ब्याज दरों में कटौती की संभावना और बढ़ गई है। रिटेल महंगाई के बाद अब होलसेल महंगाई दर में भी राहत की खबर है। जून में होलसेल महंगाई दर यानी WPI 0.9% रही, जबकि मई में WPI 2.2% रही थी। होलसेल महंगाई में गिरावट के बाद आरबीआई पर ब्याज दरों में कटौती का दबाव और बढ़ जाएगा। हम आपको बता दें कि जून की रिटेल महंगाई दर 1.5% के स्तर पर पहुंच गई, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। महंगाई दर का आंकड़ा रिजर्व बैंक के टारगेट से काफी कम है, यानी 2 अगस्त को मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा में आरबीआई पर ब्याज दरें घटाने का दबाव बढ़ गया है। इससे पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम भी आरबीआई की ब्याज दरें घटाने के संकेत दे चुके हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के एमडी और सीईओ शिल्पा कुमार ने कहा कि आरबीआई ब्याज दरों में 0.25% की कटौती कर सकती है। उनसे खास बातचीत की सिल्की सिंह ने। जो प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है जिसमें फैक्टर बेस्ड पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया जाएगा MSCI के साथ मिलकर, क्या है और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इससे कैसे बेनिफिट होगा? एक्चुअली क्या है कि एट ICICI सिक्योरिटीज़ हम ये सोचते हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है हाउ कैन दे इन्वेस्ट विथ लॉट मोर इन्फॉर्मेशन, मतलब उनको रिसर्च मिल जाए, उनको कैसे स्टॉक्स सिलेक्ट करना है और उनको कैसे ट्रैक करना है और थोड़े टाइम के बाद रीबैलेंस कैसे करना है कि सब जो इन्वेस्ट किया है वो ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है।
एक और आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, इन्फ्लेशन के नंबर्स आ चुके हैं, क्या मार्केट्स एक्सपेक्ट कर रहा है अनदर रेट कट? आई थिंक क्या है कि इन्फ्लेशन जब नीचे आता है 100% एक्सपेक्टेशन ऑलवेज बिल्ड्स. आई थिंक अभी both the core CPI coming down, overall CPI coming down. I think एक रेट कट का तो है एक्सपेक्टेशन, वो अभी होगा या नेक्स्ट पॉलिसी, आई थिंक प्रीटी मच दैट मार्केट विल डिबेट. और एसबीआई के एमडी रजनीश कुमार ने ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद जताई. रजनीश ने जी बिजनेस के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा में 0.5% रेट कटौती हो सकती है. उन्होंने ये भी कहा कि इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया में देरी की वजह से एसेट्स की वैल्यू घटेगी. उनसे खास बातचीत भी हुई, सुनिए. सर बहुत शुक्रिया जी बिजनेस से बात करने के लिए. सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह के अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं, जो कंपनियां रोकने की कोशिश कर रही हैं, इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस को डिले करने की बात सामने आई है, आप कैसे देखते हैं इसे, और आपको लगता है कि टाइमलाइन पुश होगा और कितना होगा अगर पुश होता है तो? देखिए, हम लोगों का तो इंटेंशन और हम लोगों की जो कोर्ट में भी कोई भी प्रेयर होगी वो यही होगी कि इस मैटर को जल्दी से जल्दी, किसी भी मैटर को जल्दी से जल्दी उस पर वो अपना जजमेंट दें. क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाता है, इकोनॉमिक वैल्यू इनकी कम होती चली जाती है एसेट्स की, और उससे फिर नुकसान बढ़ेगा. तो हर बैंकर भी ये चाहेगा, और मुझे लगता है कि जो डेटर्स हैं या जिनके ऊपर लोन है उनको भी ये प्रयास करना चाहिए कि इसमें अक्रॉस द टेबल रेजोल्यूशन प्लान बनाए, एनसीएलटी के सामने फाइल करें और उसी प्लान के अनुसार फिर आगे बढ़ें. सर एक और आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे रेट कट के एक्सपेक्टेशन पर, क्योंकि जिस तरह से नंबर्स आए हैं इकोनॉमिक नंबर्स, उसे देख के आप उम्मीद कर रहे हैं कि आगे रेट कट हो? तो दुनिया का है, तो हम भी उम्मीद कर रहे हैं. नहीं, अब देखिए अगस्त में क्या होता है, लेकिन कम से कम मैं समझता हूँ कि अगर इसी तरह से इन्फ्लेशन के नंबर्स आते रहते हैं, जो डाटा पब्लिक डोमेन में है, और अगर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उनके पास कोई और डाटा या कोई और फैक्ट्स हो सकते हैं जिस पे वो डिसीजन लेते हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं होती है, तो स्पेकुलेशन मैं समझता हूँ इस बारे में करना तो उचित नहीं होगा. पर फिर भी मुझे तो उम्मीद यह है कि कम से कम 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट वारंटेड है. टीसीएस के बिल्कुल उलट इन्फोसिस ने आज बाजार को चौंका दिया. अप्रैल जून तिमाही में इन्फोसिस के नतीजे अनुमान से काफी अच्छे रहे. पहली तिमाही में इन्फोसिस का मुनाफा 3.3% घटकर 3,483 करोड़ रुपए रहा, जो अनुमान से काफी अच्छा है. जी बिजनेस को 3,430 करोड़ रुपए मुनाफे का अनुमान था. जनवरी मार्च तिमाही में इन्फोसिस का मुनाफा 3,633 करोड़ रुपए रहा था. सिर्फ मुनाफा नहीं, कंपनी की आय और डॉलर आय भी अनुमान से अच्छी रही. पहली तिमाही में कंपनी की रुपए आय 0.3% घटकर 17,078 करोड़ रुपए रही. जी बिजनेस को 17,000 करोड़ आय का अनुमान था. अब बात गाइडेंस की अगर करें तो इन्फोसिस ने मार्च 2018 तक के लिए कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू गाइडेंस 6.5 से 8.5% तक बरकरार रखा है. इसके साथ ही इन्फोसिस ने मार्जिन गाइडेंस 23 से 25% पर बरकरार रखा. इन्फोसिस ने डॉलर आय गाइडेंस 6.1 से लेकर 8.1% से बढ़ाकर 7.1 to 9.1% कर दिया है. कंपनी ने पहली तिमाही में 6100 नए कर्मचारी जोड़े. इसके साथ ही कर्मचारी छोड़ने वालों की संख्या 16.9% रही. पहली तिमाही में कंपनी ने 1811 कर्मचारी निकाले और पहली तिमाही में इन्फोसिस ने 59 नए ग्राहक जोड़े. इनमें से 6 ग्राहक $2.5 करोड़ की कैटेगरी में हैं. और पहली तिमाही के अनुमान नतीजे जो है वो अनुमान से अच्छे रहे. Q1 नतीजे और कंपनी की विस्तार योजना पर सीईओ विशाल सिक्का से एक्सक्लूसिव बातचीत की साक्षी बत्रा ने. Special, we have the CEO of Infosys, Mr. Vishal Sikka, joining us exclusively on Z Business. So thank you very much for joining us on Z Business, and congratulations on the decent set of numbers that you've just posted out. Okay, good set of numbers. So, what has actually, become so good for you that this revised guidance on the dollar revenue front, on the upward side, and maintaining your guidance? What has worked for you? I think, first of all, I'm really happy about the broad-based performance, broad-based results that we achieved. It was due to the fact that, as I mentioned in the previous quarter, that we would put in a strong focus on execution, and we have done that. And our team has done that across the board, from the revenue side to the finance to the cost side. And we have seen revenue growth, margin improvement,
as well as especially revenue per employee improvement, which is something that I am particularly proud of. But beyond that, also the new areas have started to kick in, and new services now, the services that we have launched over the last 2 years, they contributed 8.3% of our revenue this quarter. And new software, again, software that did not exist within Infosys more than 2 years ago, is 1.6% of our revenue. So altogether, this is about 10% of our revenue coming from things that we did not have. And that means that since April of 2015, the more than 2 billion that we have added in our revenue, 1 billion out of that, so half of that has come from these new services that did not exist. So altogether, these have contributed to a very satisfying quarter. You have been focused on automation and digital sphere. I want to understand from you now, what is something which is on the back of everybody's minds is what does it do to jobs? That is one pertinent question. How do you address that? Yeah, on the one hand, if you look at the advances in AI and advances in automation technologies, there is no doubt that they are already having a very profound impact on jobs. But also at the same time, we have to realize that these are jobs of the past looking backwards. These are commoditizing jobs. And in those areas, it behooves us to embrace automation, to improve our productivity, to build automation technology and so on. But at the same time, new technology always creates new opportunities, new jobs that did not exist before. And we can build those. So, I came here to this venue on our own indigenously built autonomous golf cart. And this is an example. For every driver that an autonomous cart can potentially replace, and although I think a full-scale autonomous technology is still quite a bit into our future. There is still on the back of the mind of analyst a question that is there, if all well, between the promoters or the founders and the board right now, because they're still not attending the AGM. So if you could give some clarity on that front. I think that you have to ask the board this question, and our job is to ensure that we are focused on execution and delivering strong performance for the company, but also to not abandon the values of the company, to continue to do so in a purposeful way. Times have changed, times are changing, they are changing significantly from the past, but we can continue to be relevant and growing in those times while adhering to our timeless values, and I think that is our endeavor. इन्फोसिस अब एक पायदान ऊपर भविष्य की योजनाओं पर अपना फोकस बढ़ा रही है और इसका एक नमूना आज देखने को भी मिला जब इन्फोसिस के सीईओ विशाल सिक्का कंपनी की इंजीनियरिंग आर्म की बनाई हुई ड्राइवरलेस कार से बोर्ड मीटिंग के लिए पहुंचे। जी हां, इससे पहले उन्होंने एक ट्वीट भी किया था और उसमें लिखा था कि हु सेज वी कांट बिल्ड ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजीज। ये ट्वीट ये बताने के लिए काफी था कि भविष्य की उनकी योजनाएं आखिर क्या हैं। उन्होंने कहा कि ड्राइवरलेस कार तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी का प्रतीक है। हम हमारी कंपनी के कर्मचारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक पर ट्रेनिंग देंगे। इस ड्राइवरलेस कार में सेंसर्स लगे हैं, इसमें एडवांस कंट्रोल सिस्टम है जो रास्ते अपने आप पहचान लेता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर 2 दिन पहले मिला पाउडर जांच में विस्फोटक पाया गया। अब विधानसभा की सुरक्षा में कई बदलाव किए गए हैं। यूपी विधानसभा में बजट सत्र के दौरान मिले विस्फोटक मामले की जांच एनआईए से करवाई जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में आज इसका ऐलान किया। इसके साथ ही विधानसभा के सुरक्षा नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। नए नियमों के मुताबिक विधानसभा परिसर में अब एटीएस की तैनाती होगी और विधानसभा के सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। विधानसभा के सभी गेट पर क्विक रिस्पांस टीम को तैनात किया जाएगा। विधानसभा के सभी गेट पर फुल बॉडी स्कैनर लगेंगे। विधायक के ड्राइवर का भी अब पास बनाया जाएगा, जिसे खुद विधायक प्रमाणित करेंगे। इसके साथ ही पूर्व विधायकों की गाड़ियों के गेट पास रद्द किए जाएंगे। 12 जुलाई को बजट सत्र के दौरान विधानसभा के अंदर 150 ग्राम विस्फोटक पीईटीएन पाउडर मिला था। विस्फोटक नेता विपक्ष की कुर्सी के पास रखा हुआ था, जिसके ठीक सामने सीएम बैठते हैं। सभी जो भी कर्मी यहां पर कार्यरत हैं, उनका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर हो जाए। दूसरा, इस प्रकरण की पूरे उसकी जांच एनआईए से जरूर। पीईटीएन पाउडर की तरह होता है, जिसे डिटेक्ट करना मुश्किल है। एक्सरे में पीईटीएन पाउडर को नहीं पकड़ा जा सकता। 100 ग्राम पाउडर से एक कार को उड़ाया जा सकता है। 2001 में अमेरिकी प्लेन को इसी पाउडर से उड़ाने की साजिश की गई थी। 2009 में पीईटीएन से सऊदी के प्रिंस को मारने की साजिश की गई थी।
और विस्फोटक मिलने के मामले में विपक्ष ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। सरकार ने साफ किया कि किसी के भी नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। यूपी विधानसभा में विस्फोटक मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल बड़ा है कि विधानसभा में कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद विस्फोटक अंदर कैसे चला गया। मामले में विपक्ष ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने यूपी सरकार को पूरी तरह से फेल बताया, तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि यूपी में कोई भी सुरक्षित नहीं है। अब ये माननीय विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, वही विधानसभा के लिए उत्तरदायी है और हम चाहते हैं कि ये कोई भी खतरनाक स्थिति हो सकती है और इस पर सघन जांच की जरूरत है। विधानसभा के अंदर और नेता विपक्ष की कुर्सी के नीचे अगर विस्फोटक कोई चीज मिलती है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है। विधानसभा की सुरक्षा में तैनात अधिकारी ने भी माना कि विस्फोटक का विधानसभा के अंदर पहुंचना बहुत बड़ी चूक है। वहीं बीजेपी ने भरोसा दिलाया है कि साजिश का पर्दाफाश किया जाएगा और किसी भी नापाक मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। खुद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को संबोधित किया। एटीएस टीम को औपचारिक रूप से विधान भवन में अनुमति दिया जाना है। जो भी सुरक्षा का दृष्टि से जो भी काम करना होगा वो सुरक्षा कर्मी हमारे करेंगे और किसी को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुरक्षा पूरे देश के अंदर कहीं न कहीं आतंकवादी अपने पैर फैलाना चाहते हैं। विधानसभा में आने वाले सभी लोगों की सघन तलाशी ली जाती है। विधायकों और कर्मचारियों के पास का इंतजाम किया गया है। विधानसभा में जाने के लिए कई लेयर की सुरक्षा से गुजरना पड़ता है। कई सीसीटीवी कैमरों से विधानसभा की निगरानी की जाती है। टमाटर की बढ़ती कीमतों से लोग परेशान हैं। मुंबई में टमाटर 100 से 120 रुपए किलो तक बिक रहा है। टमाटर के बढ़ते दाम ने किचन का बजट बिगाड़ दिया है। जो टमाटर पहले 20 से 25 रुपए किलो बिक रहा था, अब वो 80 से 100 रुपए किलो तक मिल रहा है। मुंबई में तो टमाटर का रंग और भी सुर्ख हो गया है। मुंबई की थोक सब्जी मंडी में 1 किलो टमाटर की कीमत 80 से 90 रुपए हो चुकी है, तो वहीं रिटेल में 1 किलो टमाटर के लिए 100 से 120 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। 1 किलो टमाटर के लिए मुंबई में लोगों को 100 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं। इस वक्त हम आपको दादर मंडी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर होलसेल भाव की अगर बात करें तो टमाटर 80 से 90 रुपए किलो में बिक रहा है। कीमत बढ़ने का असर ये हुआ कि लोग टमाटर नहीं खरीद रहे हैं। बिक्री कम होने से दुकानदार भी परेशान हैं। होलसेल में टमाटर 60 रुपए 70 रुपए किलो खरीदे या गिराई 80 रुपए नहीं उठा रहे। इसके लिए माल हमारे भी पड़े रहते हैं, माल बिकता नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में भी टमाटर 60 से 70 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रहा है। वहीं दक्षिण भारत में भी टमाटर लोगों की थाली से गायब होता जा रहा है। बेंगलुरु में टमाटर 100 रुपए तक बिक रहा है। टमाटर की कीमतें बढ़ने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि पैदावार कम हो रही है, लेकिन न किसानों को टमाटर का सही दाम मिल रहा है और न ही ग्राहकों को। लाल टमाटर के पीछे काला खेल चल रहा है। ताजा टमाटर की जगह कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ टमाटर ही मार्केट में आ रहा है। बारिश की वजह से टमाटर की फसल खराब हुई है और मैदानी इलाकों में मंडी में टमाटर आने बंद हुए हैं। हरियाणा में बारिश की वजह से टमाटर की 70% फसल बर्बाद हो चुकी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में टमाटर की 50% फसल बर्बाद हुई है। जमाखोरी और कालाबाजारी की वजह से टमाटर की आपूर्ति कम हो रही है।